नमस्कार। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम घटना चक्र से एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसमें सम्मिलित है प्रजातंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजातंत्र से सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया है। तो विकास का जो नवशास्त्रीय सिद्धांत है क्यों आवश्यक हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण और मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण, यानी ये तीनों स्थितियों के कारण नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। तो ये आर.एम. मैकाइवर के द्वारा कहा गया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ये कथन मैकाइवर के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एम.एन. रॉय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है। तो एम.एन. रॉय ने जो विचार दिया था उसे उग्र मानवतावाद के नाम से जाना जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे देख सकते हैं एम.एन. रॉय भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार करना चाहते थे, जिसका उद्देश्य उग्र मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये देश और विदेशों में उग्र मानवतावाद के जनक के रूप में विख्यात हुए थे। 1931 में स्वतंत्र भारत नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। 1949 में उसका संशोधित नाम रेडिकल ह्यूमैनिटी रख दिया। अतः मानवतावाद पूर्ववर्ती और समकालीन सभी विचारों से भिन्न था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एम.एन. रॉय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। तो अंतिम शक्ति किसमें निहित है? लोगों में, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। ये डी टॉकुले ने विकसित किया है। डी टॉकुले कहते हैं कि लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में उनके ही द्वारा वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है। तो रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत का जो गलत है, इसमें रॉन्ग है प्राकृतिक समानता, यानी बी इसका रॉन्ग हो जाएगा। सामान्य कल्याण सही हो जाएगा। राज्य के आधार के रूप में सहमति और व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन प्राकृतिक समानता की बात नहीं की गई थी। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। देख सकते हैं रूसो ने अपनी पुस्तक, ठीक है, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी की बात में प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की है। ठीक है, तो इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। तो सुषुप्त श्वान सिद्धांत का जो आशय है वह है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। ये जॉन लॉक ने भी कहा था कि सीमित सरकार की बात उनके द्वारा की गई थी। और प्रजातांत्रिक संस्कृति में सुषुप्त श्वान का सिद्धांत भी निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है, ये कहा गया है। आप देख सकते हैं प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत को आमंड और बर्वा ने नागरिकों का शासन के मामले में निम्न सहभागिता के रूप में व्यवस्थित किया। यह स्थिति सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद रहती है। ये सुषुप्त श्वान का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? आमंड और बर्वा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों तथा अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो एट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, किसका कथन है? तो लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है शासन का जो स्वीकृत रूप है ये पॉलिटी यानी राजतंत्र को मानते हैं अरस्तु के द्वारा। इन्होंने जो है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को इसका विकृत रूप कहा था। और साथ ही लोकतंत्र को ये बहुमूर्ख यानी मूर्ख व्यक्तियों का शासन, अज्ञानियों एवं स्वार्थी व्यक्तियों का शासन भी इनके द्वारा संबोधित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पॉलिटी यानी संवैधानिक तंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया था। इन्होंने पॉलिटी यानी संवैधानिक जनतंत्र को ही सबसे उचित माना था। आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
निम्न में से कौन चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो उदारवादी सिद्धांत से कौन नहीं जुड़ा है? हॉब्स, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। लॉक, कार्ल मार्क्स और जेएस मिल तीनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हॉब्स स्वतंत्रता की सुरक्षा की बहस में व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक महत्व देते हैं। वह किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोध और समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक जो है C.L. वेपर के द्वारा कहा गया था। वेपर ने जॉन स्टुअर्ट मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। वेपर ने मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा क्योंकि मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति ही लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है, परंतु बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है क्योंकि यह मनुष्य के बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। इसके विपरीत वह जनतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है सच्चा लोकतंत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? तो नागरिक नामक आंदोलन जो चलाया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया कि बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विकृत रूप क्या है? तो पॉलिटी का जो विकृत रूप उनके द्वारा लोकतंत्र को बताया गया था, जिसे उनने मूर्खों का शासन और स्वार्थ लोगों का शासन भी कहा था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक जो है डेविड बी ट्रूमैन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रूमैन जो है बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है। आप देख सकते हैं प्रजातंत्र बहुलवादी सिद्धांत का इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को सामाजिक समूहों के व्यक्तित्व तथा स्वायत्तता को स्वीकार करना चाहिए तथा देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। डेविड ट्रूमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों की पारस्परिक क्रियाशीलता को स्वीकार किया तथा प्रत्येक व्यवस्था में समूहों के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो उसका आंसर देखिए, लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट रेहल, ये राइट हो जाएगा। लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गाइटानो मोस्का होता है, ये भी अभिजनवादी दृष्टिकोण दिया था इनके द्वारा। और लोकतंत्र का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण हेगल, ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें। और लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड के द्वारा दिया गया था। और लोकतंत्र का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण जो है हेगल के द्वारा नहीं दिया गया था, ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो एक जे मेडिसन के द्वारा किया गया था, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। जे मेडिसन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं। आप इसे देख सकते हैं। जे मेडिसन संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेडिसन ने प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया, किंतु वर्ग की भांति प्रतिनिधित्व के रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, किंतु रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है। लोक कल्याणकारी सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत पर ही आधारित है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। तो लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, डी हो जाएगा। केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र केवल राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि शासन और जीवन की लोकजयी धारणा भी है। लोकतंत्र व्यवस्था व्यष्टिवाद से समष्टिवाद की ओर अग्रसर होती है, इसीलिए लोकतंत्र में व्यक्ति का महत्व जो है सर्वोपरि है। अतः कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपने जीवन का माध्यम भी है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। बी, बिल्कुल इसका बी जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में जो बाधा है वह है निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। ठीक है, स्वतंत्र प्रेस, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल और सांप्रदायिकता का अभाव, ये तीनों जो है पॉजिटिव है। निरक्षरता और दूसरी शिक्षा प्रणाली जो है ये नेगेटिव है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, यानी इसका सी आंसर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। तो भारत के द्वारा लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर दिया नहीं गया है, देख लेते हैं इसको, इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। इससे प्रत्यायुक्त विधायन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अधीनस्थ विधायन या सहायक विधान के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सामान्य भाषा में विधानमंडल द्वारा जो कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसी को प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर किस विचारक का है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। तो ये आंसर हो जाएगा सी.डी. बर्न्स के द्वारा ये जो स्टेटमेंट जो है दिया गया था, यानी सी.डी. बर्न्स राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, यद्यपि लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप में कुछ कमियां हैं, लेकिन इन्हें दूर करके इसे और कार्यकुशल बनाया जा सकता है। सी.डी. बर्न्स कहते हैं कि इसकी जगह पुरानी व्यवस्था राजतंत्र या अधिनायक तंत्र अपना लेना मूर्खता होगी। इसी संदर्भ में सी.डी. बर्न्स ने लिखा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं सभाओं में अनेक त्रुटियां करते हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खतापूर्ण होगी, इसकी कल्पना चाहे किसी ही मधुर क्यों न लगे। इसी प्रकार अल्फ्रेड स्मिथ ने भी लिखा है कि लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान और अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर में सी.डी. बर्न्स ने क्या कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र का समर्थन किया और महात्मा गांधी के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन जो है रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा किया गया था, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, गुटतंत्र का लौह नियम यानी कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दिया गया था। मिचेल्स ने लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुटतंत्र की संज्ञा दी। इनके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन स्थापित कर देने पर उसका नियंत्रण अंततः एक छोटे गुट के हाथों में आ जाता है और यह बात लोकतंत्रीय प्रणाली पर भी लागू होती है। आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर में इटली के समाजशास्त्री पैरेटो ने भी लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण सर्कुलेशन ऑफ एलिट का सिद्धांत दिया था। वहीं सी. राइट मिल्स ने भी अपनी कृति पावर एलिट में अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन किया है। उनके अनुसार 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं, एक सैन्य बल अभिजन, राजनीतिक वर्ग अभिजन और औद्योगिक वर्ग अभिजन। और मोस्का ने भी अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में कहा है कि सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं, पहला वर्ग जो शासन करता है और दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से कौन जुड़ा है, ये सभी विल्फ्रेड पैरेटो की बात करें, रॉबर्ट मिचेल्स और मोस्का, गेटनो मोस्का, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पैरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। तो इसका आंसर सी, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है। तो इसको टेलीरैंड जो है लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है, अर्थात लोगों के द्वारा स्वीकृत किया गया पागलपन है, ये लोकतंत्र को बताते हैं। कौन, टेलीरैंड यानी सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं लोकतंत्र को अनेक विचारकों के द्वारा अस्वीकार किया गया है, जहां प्लेटो अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र कहा गया है और कार्लाइल के अनुसार लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है, ये कहा गया है। ठीक है, लुडोविसी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु बताई गई है लुडोविसी के द्वारा, और वॉल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। और एंथनी गिडेंस की बात करेंगे तो उन्होंने लोकतंत्र में भावनात्मकता का एवं बहुमत अत्यधिकता देखी जा सकती है। और अंत में वार्कर जो है लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है, उनके द्वारा ये कहा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, आप इनको देख सकते हैं। ऑस्टिन की बात करें, डायसी, लॉवेल, ब्राइस आदि विचारक जो हैं लोकतंत्र को सरकार के निर्वाचन पद्धति
के रूप में देखते हैं जिन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया था। मैकफर्सन की बात करें या लॉरेंस लावेल की बात करें, वॉल्टर वेजहोट की बात करें, इन सभी के द्वारा लोकतंत्र का समर्थन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रांतिकारी सिद्धांत जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को समर्थन करता है। किसने कहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये गिलक्रास्ट के द्वारा कहा गया था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये गिलक्रास्ट के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा है? यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह अब्राहम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी, यानी ये इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो मतों को गिनना नहीं तौला जाना चाहिए, ये जो है जे.एस. मिल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? यह सिले ने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन जो है अरस्तु का है। अरस्तु जो है प्रजातंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, वो उनके द्वारा जनतंत्र को स्वीकार किया गया है, जिसको पॉलिटी कहते हैं। आप इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, मिलाने के लिए है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र की बात रॉबर्ट ए डेहल के द्वारा की गई थी। वहीं पीपल्स लोकतंत्र की बात जो है लेनिन करते हैं, और बहु लोकतंत्र की बात अरस्तु के द्वारा, और शास्त्रीय लोकतंत्र की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इसका वर्णन किया है उनके द्वारा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है, पूछ रहा है। तो न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। ठीक है, न्यायपालिका जवाबदेह नहीं होती है विधायिका के प्रति, तो इसमें ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? तो लोकतंत्र। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र में ही निश्चित है, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र के लिए ही आवश्यक है, यानी इसका ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? वो द्विदलीय पद्धति जो है लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी द्विदलीय इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो लक्षण नहीं है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? फिर वही क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। 48 का क्वेश्चन देखा हमने, कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? ठीक है, तो इसमें जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह और लैंड सेजिमेंडे दिया गया है, तो इसका आंसर दबाव समूह यानी सी राइट हो जाएगा। फ्रांस जाना जाता है, तो फ्रांस जो है बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप रीड कर सकते हैं, किसी राज्य में 2 से अधिक सदनों का अस्तित्व बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था में सत्ता का परिवर्तन 2 से अधिक दलों के मध्य होता रहता है। संभावना गठबंधन सरकार की अधिक रहती है। फ्रांस बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। चौथे गणराज्य के अंतर्गत फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था के कारण लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण जो है बना रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।